Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, do like, share and subscribe to this session and do join my Telegram channel जहाँ आपको सभी important updates and PDFs of important sessions are provided. Also, if in case you are getting yourselves enrolled in any of the subscription based course, you can get an additional 25% discount by using my faculty code TulikaR. So before we start the session for the day learners, this is the live classes schedule which you can join YouTube के platform पे जो कि बिल्कुल फ्री है. आप अपने सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी वाइज से ज्वाइन कर सकते हैं. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा. So Textbook Super Coaching is there to help you clear your UGC NET exam with India Super Teachers. You get with our subscription video courses, mock tests, study notes and live classes by the experts. So learners, आज हम बात करने जा रहे हैं about Montreal Protocol. क्या है Montreal Protocol? किस चीज़ को डील करता है? Why is it so important? और हमें इसके बारे में क्या-क्या पढ़ना है People Development and Environment Unit में. So we are going to cover everything from the beginning. But before we start, सबसे पहले ये समझते हैं कि ओजोन लेयर क्या है. अभी हम बात कर रहे हैं ओजोन की. तो ओजोन जो कि 3 एटम ऑक्सीजन से मिलके बनता है, ये 2 तरीके से पाया जाता है. एक होता है गुड ओजोन जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, और एक होता है बैड ओजोन जो कि ग्राउंड लेवल ओजोन होता है जो कि एक पोल्यूटेंट की तरह बनता है. सो ओजोन पाया कहाँ जाता है? ओजोन इज इन द लोअर रीजन ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर. सो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर रीजन में एक ये लेयर की तरह पाया जाता है. अगर हम अर्थ से देखें तो करीब 20 से 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इसकी डिस्टेंस होती है. नाउ दिस ओजोन लेयर actually protects our earth from harmful UV radiation. जो harmful UV radiations होते हैं इससे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है ये ओजोन लेयर. सो ये ओजोन लेयर harmful UV रेज को जो कि सन एमिट करता है उसको अर्थ से पहुंचने में रोकता है, और ओजोन को एक नेचुरल गैस कही जाती है जो कि 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बनी है. अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे 16 सितंबर 1987 में साइन किया गया था और इसे फोर्स में लाया गया था 1 जनवरी 1989. नाउ हाउ इज ओजोन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड? सो ये देखा जा रहा था कि हमारी जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ है, जो मैन मेड एक्टिविटीज़ है, इसकी वजह से ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा था. सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज फॉर्म्ड अंडर UN to protect this ozone layer. So Montreal Protocol के थ्रू यहाँ पे जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट करते हैं उनको उनके यूज़ को रोकने के लिए इस ट्रीटी को सेटअप किया गया था. तो थ्रू दिस ट्रीटी द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस दैट कॉज ओजोन डिप्लीशन आर फेज्ड आउट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. अब ये कौन से सब्सटेंसेस हैं? बेसिकली हमने कुछ अबाउट ऐसे 100 मैन मेड केमिकल्स को कैटेगराइज किया है एज ODS, दैट मीन्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसमें सबसे पहले नाम आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, फिर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, राइट. तो ये सभी जो अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं जो कि ज़्यादातर हमारी रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं. ऑल्दो CFCs और HCFCs को रिप्लेस करके हमने HFCs को डाला था, बट उसके साथ भी एक अलग स्टोरी है जिसको अभी हम आपको बताएंगे. सो ये ट्रीटी जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल की तरह रिप्रेजेंट करती है ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्योंकि यह इस ट्रीटी को एग्जीक्यूट करने के लिए सभी जितने भी हमारे मेंबर कंट्रीज़ हैं सभी ने साथ में एकजुट होकर इसके लिए अग्री किया था एंड दे ऑल साइंड एंड रैटिफाइड द ट्रीटी. सो ये प्रोटोकॉल जो है ये एकमात्र ऐसी UN की ट्रीटी है जिसे सभी 197 UN मेंबर्स ने रैटिफाई किया है. तो साइन ही नहीं किया है बल्कि रैटिफाई भी किया है. अब इस प्रोटोकॉल में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं जो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने यहाँ मेंशन किया है. इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आर्टिकल 5, आर्टिकल 7 एंड आर्टिकल 10. सो आर्टिकल 5 डील करता है स्पेशल सिचुएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें हमारा भी नाम है. सो इंडिया भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के कैटेगरी में आती है. सो वो सभी बेनिफिट्स जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को दिए जाते हैं इन सभी चीज़ों का मेंशन आर्टिकल 5
आर्टिकल 5 ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया है। आर्टिकल 7 करता है अबाउट रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। हर तरह का जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का प्रोडक्शन किया जा रहा है, कंजम्पशन किया जा रहा है, ट्रेड किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों का रिपोर्टिंग ऑफ डेटा आर्टिकल 7 में किया जाता है। और आर्टिकल 10 डील करता है टेक्निकल असिस्टेंस। इसी के अंतर्गत मल्टीलैटरल फंड की स्थापना की गई थी, जिससे फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस उन सभी कंट्रीज को दिया जाता है जो कि आर्टिकल 5 में है। सो मल्टीलैटरल फंड का स्टैब्लिशमेंट हुआ था अंडर आर्टिकल 10 ऑफ द ट्रीटी इन द ईयर 1991। तो मल्टीलैटरल फंड को हमने 1991 में सेटअप किया था आर्टिकल 10 के अंतर्गत, और इसमें हम प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस उन सभी डेवलपिंग कंट्री पार्टीज को जो हमारे आर्टिकल 5 में मेंशन्ड है। मगर ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को मदद दी जाती है फाइनेंशियल या टेक्निकल। सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को किसी भी तरह का असिस्टेंस दिया जाता है जिनका पर कैपिटा कंजम्पशन और प्रोडक्शन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इज लेस दैन 0.3 kg। अगर ये डेटा इस नंबर से ज़्यादा हुआ, उस केस में उस कंट्री को किसी भी तरह का फाइनेंशियल या टेक्निकल असिस्टेंस नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वो सारी कंट्रीज जो अपना ये रेंज मेंटेन करके रखती हैं, मतलब उनकी पर कैपिटा कंजम्पशन और प्रोडक्शन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का 0.3 kg से ज़्यादा नहीं होता है, तभी उनको सभी तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। न कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जितनी भी पार्टीज़ हैं प्रोटोकॉल की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के साथ एसोसिएटेड, उन्होंने करीब 98% ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट कर दिया है, अगर हम 1990 के लेवल को माने। तो 1990 के लेवल को आधार मान के करीब 98% ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को फेज आउट कर दिया गया है। अब चूंकि ज़्यादातर ये सब्सटेंसेस पोटेंट ग्रीन हाउस गैस भी है, अब जब हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्राइमरीली हम बात करते हैं ओजोन डिप्लीशन को रोकने की। बट इसके साथ साथ ये जितनी भी गैसेस जिनका नाम अभी हमने लिया, वो सभी ग्रीन हाउस गैसेस में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। दैट मीन्स वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी रखती हैं। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साथ ही साथ ये ओजोन का डिप्लीशन रोक रहे हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को का इस्तेमाल रोक के, और साथ ही साथ दे आर ऑल्सो सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम, जो कि पेरिस अग्रीमेंट के अंतर्गत हमें 1.5 डिग्री जो कंट्रोल करके रखना है, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का भी ये प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। इसी अब जैसे इसकी शुरुआत हुई थी तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शुरू में मेंशन किया गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट किया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं। तो इसके बाद आया कि गाली अमेंडमेंट, जिसमें हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि इन दोनों की जगह अब हम क्या यूज़ करेंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग ऑल्टरनेटिव्स है, ये ओजोन को डिप्लीट नहीं करते हैं, और हम CFCs और HCFCs के जगह पे रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में, कूलेंट इंडस्ट्री में, फोम, एरोसोल, ये सभी इंडस्ट्रीज़ में हम HFCs का इस्तेमाल करेंगे। सो आज के समय में HFCs को बहुत हद तक हम एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, एरोसोल्स में, सभी प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। मगर ये केमिकल्स ऑल्दो ये बहुत ज़्यादा ओजोन को डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, दे डू नॉट डिप्लीट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर, मगर इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कई ज़्यादा है, 12 to 14,000 टाइम्स ज़्यादा है व्हेन वी कंपेयर इट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, इस वजह से उसको रख के हम कंपेयर करते हैं। सो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स में करीब 12 से लेकर 14,000 तक के ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गैसेस होती हैं। सो यहाँ पे डाला गया स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच का कहना है कि हम वो सब HFCs का इस्तेमाल करेंगे इन सभी इंडस्ट्रीज़ में जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो ये कैटेगरी में ज़्यादा बिलोंग करते हैं, मतलब जिनका लो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उनको ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिनका हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उनको कम यूज़ करेंगे। तो कभी भी स्मार्ट अप्रोच की बात आती है तो वो इस कंसेप्ट से रिलेटेड है।
अब किगाली अमेंडमेंट जो था, जो मॉडिफाई किया गया, जिसमें हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, इसको फोर्स में लाया गया 1 जनवरी 2019 में उन सभी कंट्रीज़ के लिए जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट को, इस अमेंडमेंट को रैटिफाई किया था। तो जितनी भी साइनिंग कंट्रीज़ थी उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इसमें इंडिया भी है, कि वो अपने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का, चूँकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इस लिस्ट में ये भी एड ऑन हो गए हैं। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स का अब सभी कंट्रीज़ को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग और यूसेज दोनों ही कम करना है, अबाउट 80 to 85% अपने बेस लाइन से अप टू 2045। सो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को के साथ कई बार ये टर्म भी यूज़ किया जाता है, क्लाइमेट को बेनिफिट। तो क्लाइमेट को बेनिफिट मतलब वो ओजोन तो बचा ही रहे हैं, साथ साथ ग्लोबल जितने भी हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसको भी कम कर रहे हैं। Another concept is of ozone action. What is ozone action? Ozone action एक ग्रुप है 147 डेवलपिंग कंट्रीज का, जिसमें इंडिया भी है, जो कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को कवर करता है, और इसमें जितनी कंट्रीज हैं उसमें उनका ओजोन कंजम्पशन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का कंजम्पशन और प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, उस सभी चीज़ों का हिसाब किताब रखता है, राइट। सो ओजोन एक्शन जो है ये पूरी तरह से काम कर रहा है टू इंश्योर आर्टिकल 5 वाली कंट्रीज, यानी कि वो सभी कंट्रीज जिनका स्पेशल स्टेटस है, उनको सीमलेस ट्रांजिशन करवाया जाए टू न्यू क्लाइमेट एंड ओजोन फ्रेंडली वर्ल्ड, ताकि उनको अपनी इंडस्ट्रीज और अपनी डेवलपमेंट के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े और स्विच कर सके वो। तो इस ओजोन एक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री जिसका नाम न्यू है वो भी है, और चाइना द लार्जेस्ट इज ऑल्सो अ पार्टी टू इट। Another important thing, there are few sustainable development goals जिसकी पूर्ति में भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कौन से ऐसे SDGs हैं? SDG 1 which talks about no poverty, 2 hunger, 3 good health, 5 gender equality, 8 economic growth, 9 infrastructure, 11 communities, 13 climate action and 17 global partnership. So Montreal Protocol इन सभी चीज़ों की भी फुलफिलमेंट में, इन सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी फुलफिलमेंट में वर्क कर रहा है। So Learners Textbook Super Coaching is there to help you clear your UGC NET exam with India's super teachers, with the help of video courses, mock tests, study notes and live classes by the experts. You will surely be able to clear your exam. So learners, I hope this concept was clear to all of you. Go through this and do let me know in the comments how did you find the video. So do watch the classes regularly and don't forget to like, share and subscribe to my channel, and do join my Telegram channel. Thank you so much for watching.